हाँ जी, सबको जय जिनेंद्र। तो आज अपन फॉरगिवनेस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा-सा आपस में ये डिस्कस कर लें कि फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है? फॉरगिवनेस का क्या इम्पोर्टेंस है? जो भी अपने दिमाग में आता है, अपन ने अभी तक सीखा है, समझा है, डिस्कस किया है, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं शॉर्ट में 5-10 मिनट में कि आप लोग कोई भी शुरू हों और बताएँ कि फॉरगिवनेस क्यों? बस थोड़ा सा ही मैं बोलूंगी भैया। ज़रूर, ज़रूर। हाँ, मेरा मेरा मानना ये है कि क्षमा भाव या क्षमा करना दूसरों को ही शायद मेरे विचार से जीवन में धर्म की शुरुआत है। जो आपने भी कल कहा और उन्होंने भी कि अहंकार अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। ना ये अहंकार ना क्षमा करता है, ना क्षमा मांगता है, और ये है बहुत जरूरी। और क्षमा भाव के साथ ही हमारे अंदर विनम्रता, सरलता और जो भी कहना चाहिए दिव्यता या दृष्टि की निर्मलता, विचारों की निर्मलता आती है। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन में धर्म आए, मतलब एक चैन आए, एक शांति आए। क्षमा करके मुझे भी शांति होती है और सामने वालों को भी। इसलिए मेरे विचार से, और मैं कल से सोच रही हूँ, वास्तव में क्षमा भाव बहुत जरूरी है। बहुत बहुत अच्छा कहा आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही पॉइंट सब इम्पोर्टेंट हैं। धर्म आए, शांति आए, अहंकार चला जाए, निर्मलता आए। बहुत अच्छा है। और कोई कहना चाहेंगे इस पे? जी, मैं बोलती हूँ भैया, एक्चुअली मतलब हल्के होने के लिए फॉरगिवनेस इसलिए नेसेसरी है कि हमारा मन हल्का हो जाता है। हम जब गिल्ट से, दुख से या फिर किसी के प्रति एग्रेशन से भरे होते हैं, और जब हम फॉरगिव कर देते तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पैसिफाई, हम बहुत पीस मिलती है हमें। नहीं तो बहुत अनईजी सा रहता है। वो एक ईज स्टेट में आने के लिए फॉरगिवनेस जरूरी है। जी, जी, बिल्कुल। तो अपने आप को हल्का करना है, तो हमारे मन की शांति होनी चाहिए। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और बताइए? जय जिनेंद्र भाई साहब। जी, जी, जय जिनेंद्र। एक चीज समझ में आती है, जैसे कि गृहस्थ जीवन में अपन रहते हैं, तो अपन से गलतियां तो होती ही है। तो वो गलतियां सिर्फ एक हमको खुद को मालूम होती है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, या फिर है ना भगवान जानता है। तो जब हम क्या गलती कर रहे हैं, हम अपनी गलती को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस एक्सेप्ट करने के बाद में फिर हम सामने वाले के सामने अगर हम अपनी भावना को रखते हैं कि भाई हमने ये गलती करी है, अगर और हम इस चीज को हम आपके सामने रख रहे हैं, आप हमको क्षमा कीजिए। तो ये मतलब अपने को ये लगता है कि कदम को मांग लेना चाहिए, उसमें उस पोजीशन पे मांग लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अपन खुद इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि हमने गलती की है। तो और वैसे है ना, मांगने की आवश्यकता नहीं। जी, बस जी, इतना जी, लग जी, रहा है। जी, बिल्कुल सही। तो मतलब ये हुआ इसका निष्कर्ष कि हाँ, हमें अपनी गलतियों को मानने से हिचकना ही नहीं चाहिए, जी हाँ। है ना? अपनी जी। गलतियों को मानने से हिचकता नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये एक लिस्ट बन रही है, गलतियों को मानने से हिचकना नहीं चाहिए। अब और कोई कहना चाहेंगे? जी, जय श्री सभी को। जी, जी। अ, आगे बढ़ने के लिए भी क्षमा भाव बहुत जरूरी है, नहीं तो हम हमारी उसी में स्टिग्मा आ जाता है, हम अटक के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा क्यों?
थोड़ा सा आगे थोड़ा विस्तृत करके बताइए ना, आप दिमाग में क्या आ रहा है? हाँ, मतलब जैसे यदि किसी कारण से हमारा मन दुखी हुआ या हमारे कारण किसी का कोई भी एक्ट ऐसा रहा, तो हमारा क्या, यदि हम क्षमा भाव नहीं रखा तो हम उसमें उस पर्टिकुलर उस एक्ट में या उस रिश्ते में उसमें उस गांठ में अटक के रह जाते हैं। तो उस गांठ को खोलने के लिए क्षमा भाव बहुत जरूरी है कि हम फिर उस चीज से मूव ऑन कर सके। मतलब ये हुआ कि हम लोग एक ऐसे एक लोअर लेवल में फंसे रह जाते हैं, और वो जब तक गुत्थी सुलझती नहीं है तब तक हम हायर लेवल पे अचीव नहीं कर सकते। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो हम एक बार जहाँ हैं वहाँ पे जो भी हुआ उसका क्षमा भाव करके फिर आगे बढ़े। आपका ये कहना मतलब है ना? नहीं तो वो गुत्थी और उलझती ही चली जाती है यदि हमने सही है। थोड़ा भी उसको ढील नहीं दी और सुलझाने की कोशिश नहीं भी करें, तो उसको हम वहीं पे छोड़ के आगे बढ़े उसको। जी जी जैसे कि मैं, मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये सही कह रहे हैं, इसको हम लोग ग्रिडलॉक बोलते हैं इमोशनली। जब दो लोग की करीब करीब बातचीत ही बंद हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा राग द्वेष से, द्वेष ही रहता है, राग तो नहीं रहता है, द्वेष में फंसे रहते हैं, तो वो एक तरह से मामला, गाड़ी एक जगह फंस जाती है। और यही चीज आपने भी उठाई है, तो ये बहुत बढ़िया है। तो और कोई कहना चाहेगा कुछ? जी, जय श्री सभी को। जी एक चीज मैं ये मतलब क्वेश्चन भी मेरा शायद आपसे होता आगे, क्योंकि हम जैसे गलती हम सबके सामने कर लेते हैं पर हम क्षमा सबके सामने नहीं मांग पाते। वो अ, तो वो हैबिट भी अपने में आनी चाहिए। मतलब हम जैसे गुस्सा आया तो हम चिल्ला देते हैं, बच्चों को, बड़ों को, कहीं भी रिएक्ट कर सकते हैं हम। लेकिन जब हमको समझ में आता है कि नहीं, इट वाज आवर मिस्टेक, हम गलत थे, हमारी गलती है, तो उस चीज को हमको ओवरकम करने के लिए भी शायद कंटिन्यूअसली जब हम अपने माइंड में ये थॉट बिठाएंगे कि क्षमा करके और क्षमा मांग कर ही हम आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज एक जरूर थोड़ा सा मुझे रहता है कि हम जी जी क्षमा करने में हम शायद फिर भी थोड़ा इजी रहते हैं, क्षमा मांगने में हम ज्यादा हेजिटेट कर जाते हैं। हमको मन में लगता तो है कि मांग लेनी चाहिए, गलती हो गई, पर हम उतने अच्छे से शायद क्षमा मांगने में थोड़ा ज्यादा पीछे रहते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस क्वेश्चन को अपन फिर अभी सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन में फिर उठाएंगे कि क्या करना है, तो क्यों होता है ये। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है कि बहुत हिचक होती है कि हम चार जनों के सामने या एक दूसरे के सामने भी हम जाके कैसे कह सके कि भाई हम गलत हो सकते हैं या हमने गलती करी है। एंड दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम लोग को रिफ्रेम पूरा करना पड़ेगा। जी ठीक है। डॉक्टर अनिल, मैं एक चीज निशी और ऋचा के उसमें ऐड ऑन करूंगी। उसमें एक चीज तो ये है कि ये इसने मतलब निशी ने ये कहा, अब भी हम लोग कल ही डिस्कशन कर रहे थे महाराज जी के लास्ट प्रवचन के साथ ही, क्षमा वाणी के साथ से, कि क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही आसान नहीं है। एक्चुअली हम सुपरफिशियली करते हैं सब चीजें, जी बहुत अंदर से तो कुछ नहीं होता। क्योंकि वो जो ऋचा बात कर रही है कि कैसा तो हमारा मन होता है या हो जाता है मांगने या करने दोनों में, तो वो कहते हैं कि हम बहुत ऊपर से सब चीजों को कह देते हैं, मात्र वो हमारे अंदर घटित नहीं होती हैं। जी जब तक वो निर्मलता नहीं आएगी तो वो घटित नहीं होगी। एक ये मुझे ऐड करना था। और ऋचा, राजेंद्र भैया, उनने जो भी कहा, एक एक कोरिलेशन है, चूंकि अपन एक साथ दो चीजों को पढ़ चुके थे। महाराज जी कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वातावरण से हमको सामंजस्य बिठा लेना चाहिए। और तो हम उसमें भी शायद ये क्षमा का जब प्रश्न उठेगा, रूटीन की क्षमा नहीं, महाराज जी ने कहा कि आप तो है 10 दिन पूजा की प्रक्रिया कर रहे थे, 11वें दिन क्षमा मांगने की प्रक्रिया कर, प्रोसीजर नहीं है। तो उसमें जब हमसे वाकई किसी भी कारण से हमारा मन बहुत हमने किसी को दुखी करा, हमारा मन किसी से दुखी हुआ, दोनों ही घटनाएं ऐसी हुई जिसमें कि बहुत जल्दी हमें उससे सामंजस्य, जितनी जल्दी, तो फिर ऋचा की बात खटी नहीं होगी कि हमारा मन, हमें आगे बढ़ने के लिए मन को हल्का करना बहुत जरूरी है, जो अपूर्वा भी कह रही थी। तो एक ये सिद्धांत भी शायद यहाँ पे कनेक्ट हो। तो पूजा के बाद क्षमा करना
इसका थोड़ा सा महत्व समझाइए कि पूजा करने के 10 दिन के बाद में फिर क्षमा क्यों मांगते हैं, पहले क्षमा से शुरू क्यों नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा सा मेरे को इसका हाँ, आइडिया कल नहीं। ये हाँ, इसको भी बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया था कि वाकई पहले दिन भी क्षमा धर्म था, तो हमने पहले दिन तो क्षमा नहीं मांगी, हमने 10 दिन के बाद ही क्षमा मांगी। तो कल हम लोग इस पे सुचि की मम्मी ने बहुत अच्छे से ड्राइव कर रही हैं, वो पिछले 5 दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि 10 धर्म जीवन में बहुत जरूरी है, और इस जीवन से पार लगाने के लिए भी 10 धर्म बहुत जरूरी है। भाव आताप निवार, इस भाव का जो भी कष्ट है, दुख दूर करने के लिए 10 धर्म बहुत जरूरी है। तो हमने पहले 4 दिन अपने वो भाव थे, उन भावों को जो कषाय थी वो ठीक करी। पहले हम प्रोसेस से जा रहे थे, हमने जाके तुरंत नहीं कहा कि आई एम सॉरी, पहले ही दिन नहीं कह दिया कि आप पॉल्यूशन शुरू हो रहे हैं तो आप मुझे माफ कर दो क्योंकि पॉल्यूशन शुरू हो रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं कि पहले आप प्रक्रिया इस पूरी उससे गुजर जाइए, उस माहौल से। तो आप भाव आपको ठीक कर लेने हैं, फिर उसके लिए ठीक करने के लिए क्या उपाय है, तो वो 4 तरह की चीजें वहां पे आपको कर लेना है। त्याग कर लेना है, तप कर लेना है, सच बोल देना है, लोभ नहीं करना है, ये सब चीजें कर लिया। और फिर उसके बाद में जाकर के आपको आप स्वयं हो जाएंगे, फिर अकेले हो जाएंगे। और देन उसके बाद में कहते ब्रह्मचर्य के बाद में अब आपका उन 10 धर्मों से निकल करके आए, तब आप शायद अब हम क्षमा भाव धारण कर सकते हैं। तो इसलिए ये इसमें उस पूरे उसमें ये बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक है। इसको हम एक और तरह से कोरिलेट करेंगे अभी इसके एंड में, सेशन के एंड में, कि उस पूरे प्रोसेस में हम कौन से अपने पार्ट ऑफ दिस बीइंग से जा रहे हैं क्षमा मांगने, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम जिस पार्ट ऑफ बीइंग की हम अभी टारगेट करेंगे फाइनली, वो शायद 8-10 दिन की पूजा के बाद ही या 8-10 दिन की भक्ति के बाद ही हम एक्सेस कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो जरूर अपन इस चीज पे वापस एक बार एक चर्चा 5-2 मिनट की करेंगे। बढ़िया। तो ये सारी चीजें कारण, और कोई कुछ कहना चाहेंगे क्षमा क्यों जरूरी है इस बारे में? मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें हो अंकल, गई हैं। हाँ बोलिए। क्षमा मतलब जैसे जो इंसान क्षमा मांगता है उसका वो एक जैसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे वो हम्बल नेचर का है, तो उसका क्या है, अच्छा इंप्रेशन बनता है किसी भी एनवायरनमेंट में हो, जैसे घर ले लीजिए या वर्किंग एनवायरनमेंट हो, तो उससे क्या है, वो उसका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप भी बन जाता है लोगों से। जो इंसान हम्बल मतलब जैसे जो सॉरी मांग लेगा जल्दी से बात को लेकर, तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन भी बनता है, तो उसके सरल स्वभाव को दर्शाता है। जी। प्रतिनिधि जी, देखिए इसमें ये चीज समझने की बात है कि क्षमा तो वही मांगेगा ना आसानी से, जो कि हम्बल होगा। हम्बल बनने के लिए क्षमा मांगना आवश्यक नहीं है। हाँ, जो अगर अंदर हम्बलनेस है, उसके अंदर सिंपल है वो व्यक्ति, उसके अंदर ईगो की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो अपने आप ही क्षमा मांगने के लिए उसमें परेशानी नहीं आएगी। तो आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन कोरिलेशन उसका इस तरह से अपन रखें कि वो आना चाहिए आउट ऑफ हम्बलनेस, ना कि उसको बोलने से हम्बलनेस उसको प्रतीत होना चाहिए। वो उसके लिए शायद इतना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। और कोई एडिशन? जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जी। अनिल जी, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि, और ऐसा लगता भी है कि फॉरगिवनेस इज द बेस्ट हीलिंग। जी। क्योंकि हम जब जब भी हर्ट होते हैं, और अगर जिससे हम हर्ट होते हैं अगर उसको हम फॉरगिवनेस कर दें, तो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमें और ज्यादा हर्ट्स करते हैं, वो रुक जाते हैं और हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। उस हर्ट से जो हमें प्रॉब्लम हुई है उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। ये बहुत आप इस पर इंपॉर्टेंट प्रकाश पॉइंट है, डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक्चुअली मैं इसको ही और लेने वाला था आगे, पर आपने एकदम बहुत सही कह दिया कि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि इसके बगैर आप हीलिंग नहीं कर सकते। ना तो आपकी इंटरनल हीलिंग हो सकती है, ना आपकी रिलेशनशिप की हीलिंग हो सकती है, ना आपकी फिजिकल हीलिंग हो सकती है, और ना आपकी स्पिरिचुअल या मेंटल हीलिंग हो सकती है। ये हर एक चीजों के लिए, अगर आपके अंदर द्वेष की भावना है, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जेलसी है, हेट्रेड है, एंगर है, तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए क्षमा जरूरी क्योंकि है। अपन उस दिन एक दिन जब डिस्कस कर रहे थे, तो एक दीदी ने बताया था कि वो बार बार अपने एक रिलेटिव से बार बार हर्ट हो जाती है, उनके सामने नहीं जाना चाहती। तो अगर आपने जैसा समझाया था कि अगर वो फॉरगिवनेस से भर जाएंगी, तो वो हर्ट जो हुआ है वो भूल के और उनकी हीलिंग शुरू हो सकती है। तो जी अच्छा रहेगा आज आप इस पे प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है, बहुत थैंक यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू जी। और कोई पॉइंट? नेहा आप बोलिए।
मेरा ऐसा विचार था कि दीदी आ रही है आवाज? जी आ रही है। मेरा ऐसा विचार था कि हमें बिना किसी अपेक्षा के क्षमा मांगना चाहिए जी कि हम मन किसी के प्रति हमने साफ किया, अपनी गलती का एहसास हुआ, तो हम उससे ये अपेक्षा नहीं रखें कि हमने क्षमा मांगी और वो हमें कर ही देंगे। मैं सही हूँ या गलत नहीं पता, मुझे ऐसा एक विचार आया। वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्षमा तो एक तरफा ही है ना। क्षमा से इसका कोई लेना देना ही नहीं है कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा, सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। सामने वाला तो उस वक्त मतलब समझ लो कि है ही नहीं। आप ही हैं जो आप क्षमा प्रार्थी बन रहे हैं। और वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई इससे लेना देना ही नहीं है कि वो सामने वाले का रिएक्शन क्या हो। और धीरे-धीरे आप देखोगे कि जितने भी अपन हायर कॉन्शियसनेस की बातें करते आए हैं, कर्म सिद्धांत में करते आए हैं, और भी कई जगह करी है, उसमें हमेशा कहीं न कहीं महाराज श्री ने जाके ये इंडिकेट कर दिया है कि आपको अपना कर्म करना है, आपको अपने विचार रखने हैं, आपको अपनी निर्मलता रखनी है, आपको अपने जो भाव हैं, उसको प्योर रखना है, सामने वाला कुछ भी करे। सामने वाला रेसिप्रोकेट करे या न करे, सामने वाला वहां सुने आपकी बात, ये उठ के चला जाए, सामने वाला आपको पलट के गुस्से से बोले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस हमारा अपने आप पे ही रहना चाहिए। तो ये क्षमा जी में भी लागू होगा। जी और जय विजयन साहब, मैं इस प्रकरण में एक बात जी जोड़ना चाहूंगा। अभी यही बात चल रही है कि हम क्षमा हम क्यों मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमको सबसे पहले खुद से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि सारी गलतियां तो जी मैं ही कर रहा हूँ, जी मेरे द्वारा जी हो रही है, तो मैं अपने आप से क्षमा मांगू। मुझे ज्ञान तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो जी उसके लिए अपने आप से मेरे को क्षमा मांगनी चाहिए कि भाई मैं खुद को क्षमा करूं। अब मेरा ज्ञान तब बढ़े और फिर मैं धीरे धीरे इतना हल्का होता जाऊं कि अपने आप में दूसरों से क्षमा मांगने लगूंगा, क्षमा करने लगूंगा। तो बहुत व्यक्ति को बहुत सर्वप्रथम स्वयं से क्षमा मांगनी चाहिए, तो अपने आप फिर वो इतना हल्का होता जाएगा कि दूसरों को तो कर ही देगा और क्षमा मांग भी लेगा। बस ये बात नहीं आई बोलना चाहिए। बिल्कुल सही है। रुकावट तो अपने यहाँ ही आती है ना। अगर हमारे अंदर रुकावट है तो हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे दूसरों के साथ के जितने भी हमारे प्रकरण होते हैं, उसमें सब जगह रुकावट आ जाती है। आपके काम में रुकावट आ जाती है। तो हमें ये अपने अंदर की जो है सफाई वो पहले करनी है। हमें अपने आप से जो रिलेशनशिप है उसको बिल्कुल अच्छा रखना है। यही आपने इसको दर्शाया है, और जो कि मतलब बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं। तो और कुछ पॉइंट्स, फिर नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे। राहुल, आप कुछ बोल रहे थे, बोल दीजिए प्लीज। जय जिन भैया, जय जिनेन्द्र जी। ये एक चीज ये देखा जाता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या हमारी जो डेली लाइफस्टाइल में, अगर आप क्षमा मांग रहे हैं तो आपको एक कमजोर हाँ व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। हाँ लेकिन जब हम बोलते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, तो ये ऐसा इन दो कुछ ना कुछ यहाँ पे अंतर है। वो अंतर अमेजिंग क्या है? अमेजिंग, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट भी। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि क्षमा वो ही मांग सकता है जो वीर हो। मतलब वो उस वक्त उसमें उसका क्या मतलब मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं क्लियर ये कह रहा हूँ इंडिकेशन कि क्षमा मांगने के लिए यू नीड करेज। करेज इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या किसी भी ऑफिस के माहौल में लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे के पॉलिटिक्स खेलते हैं, एक दूसरे के गॉसिप करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये माना जाता है कि यदि उसने मेरे साथ बुरा किया एक, तो मैं उसके साथ दो तरह से बुरा करूंगा। तो वो क्षमा वाणी नहीं होती, वो रिवेंज वाणी होती है। तो ये एक तरह से रिवेंज का ही पूरा का पूरा ट्रेडिशन चल पड़ा है मॉडर्न लाइफ में। अगर आप देखेंगे कि कितनी मूवीज आई हैं और कि जिसमें कि
शुरू में दिखाया जाता है कि हीरो या हीरो की फैमिली में कुछ बहुत बड़ा अत्याचार होता है, और फिर जब तक वो उसका बदला नहीं ले लेता तब तक मूवी खत्म नहीं होती, और जब वो बदला ले लेता है तो सब लोग तालियां बजाते हैं। तो ये जो रिवेंज की चीज है, ये क्षमा के टोटली ऑपोजिट है। मूवीज तो कहाँ जाते हैं हम लोग, आज देखें बात करें तो देशों में क्या हो रहा है। 9/11 अभी गया, उसकी एनिवर्सरी गई, तो 9/11 में यही था कि अच्छा तुमने हमारा इतना नुकसान किया है, जब तक हम तुम्हें पकड़ के खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड में ये रिवेंज की जो ट्रेडिशन है, इसको नॉर्मल मान लिया गया है, और ये धीरे धीरे हमारे घरों में घुस आई है, हमारे बच्चों में ये इस तरह के, स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल से भी सीखते हैं, आपस में सीखते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, और क्षमा तो कोई सोचता भी नहीं, क्षमा के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। इसलिए आज का जो सेशन है, मैं सोचता हूँ एक छोटी सी पहल है कि ये एक क्षमा की जो इम्पोर्टेंस है, इसको हमें बिल्कुल न सिर्फ अब हम लोगों में, क्योंकि हम लोगों के विचार बहुत सुलझे हुए हैं, जैसे हम आप लोगों ने अभी देखा, तो ये बहुत सही रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो मेरी दिली इच्छा है कि ये चीज़ हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में ये सबसे पहले आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अभी किसी ने कहा था कि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कैसे क्षमा होगी, क्या होगा, क्षमा का इम्पोर्टेंस क्या है, आज हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। आज हमें एक खास करके जो बच्चे क्लास 6 के ऊपर आ जाते हैं, तो उनमें इतनी समझ हो जाती है कि वो समझ लेते हैं, अगर उनको समझाएं अपन या उनको बताएं, उनको एग्जाम्पल्स लेके बताएं, तो वो समझ लेते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि अगर किसी तरह से हम ऐसा कोई मूवमेंट चालू कर सके कि ये एक जो बडिंग लोग हैं, जो जिनके लिए आगे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, और जो समाज का आगे जाके स्तंभ बनने वाले हैं, उनमें ये क्षमा वाणी या क्षमा की जो भाव है, ये बहुत गहरे रूप में इंस्टॉल करने की जरूरत है। तो ये है। और आपका जो भाव था कि हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जो व्यक्ति रिवेंज की तरफ जाता है, जो व्यक्ति नेगेटिव इमोशन की तरफ जाता है, 1 मिनट में उसके ऊपर अभी आपको एक चर्चा करके दिखाऊंगा कि वो एक तरह से कायर है, वो एक तरह से छुपना चाहता है, ईगो के पीछे छुपना चाहता है। और जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है, उसका दिल बड़ा है, उसके अंदर बहुत कुछ करने की संभावना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा आपका, बिल्कुल। और कुछ? मुझे एक प्रश्न है, अभी जैसे मतलब क्षमा पर हम बात कर रहे थे, तो इसी पॉइंट पे जैसे पाठशाला के बच्चों से हम कहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम अगर क्षमा मांगते हैं चाची, तो सामने वाला हमें कमजोर समझ लेता है। मतलब जैसे हमने बच्चे किसी से गलती हो गई, हमने क्षमा मांगा, तो वो आगे फिर हमारे साथ वही और गलत व्यवहार करता है कि नहीं ये तो डरपोक है, डर जाता है, इसने तो देखो पिछले बार भी सॉरी बोल दिया था, मैं इसको और बुली करूंगा तो ये आगे भी कुछ नहीं मेरा बिगाड़ पाएगा। तो उस थॉट प्रोसेस को हम बच्चों में कैसे चेंज करें? यहाँ एक बहुत फाइन डिस्टिंक्शन है कि क्षमा मांगना कमजोरी नहीं माना जाए। क्षमा एक ऐसे स्टेट से मांगा जाए जहाँ की हम बहुत कंफर्टेबल हैं अपने आप में। ये नहीं कि डर के मारे क्षमा मांग रहे हैं या कोई हमारा कोई और अल्टीरियर मोटिव है, ऐसा नहीं है। हमें एक बहुत ही कंफर्टेबल स्टेट से जाकर के और क्षमा को अप्रोच करना है, और उनको ये दिखाना है कि हम क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि हमसे गलती हुई है। हम और कुछ ही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी गलतियां करो और उन गलतियों को हम जायज मानेंगे। जायज किसी की भी गलती को नहीं माना जा रहा, ना तो मेरी गलती को माना जा रहा है, ना आपकी गलती को माना जा रहा है। वो सही क्या है, गलत क्या है, कार्यशाला में, कार्य प्रणाली में क्या सही है, क्या गलत है, उसका क्षमा से कोई लेना देना नहीं है। तो क्षमा सिर्फ ये है कि हम क्षमा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये जितने भी कारण थे कि हमें आगे बढ़ना है, हमें ये बंधन नहीं चाहिए, हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। 1 मिनट में आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, 1 सेकेंड। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स मेरे हिसाब से लिखे थे
तो वो मैं शेयर करूंगा। लेकिन कई बार ये बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने भी निकाले हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों ने जो पॉइंट्स निकाले हैं उसमें ये पॉइंट्स थे कि धर्म के लिए, शांति के लिए, अहंकार से दूर होने के लिए, निर्मल स्वभाव के लिए, हल्के होने के लिए, और हमें अपनी किसी भी तरह से हिचकना नहीं चाहिए, इनहिबिशन नहीं होना चाहिए। हम यदि नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी है पॉइंट आया है। हीलिंग के लिए और खुद से क्षमा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे कहा कि इसके लिए करेज की जरूरत है। तो मैंने भी ये लिखा था कि ये जो क्षमा है ये आपको फ्री कर देता है। तो बेटे बच्चे को ये समझाना है कि यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, क्लास में पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो, फोकस रखना चाहते हो अपने गोल पर, तो तुम्हारे दिमाग में बार बार ये नहीं आना चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, यार मैंने उसको ऐसा कर दिया था, वो बुरा लग रहा होगा उसको, तो मेरे को उसको कैसे कॉम्पनसेट करना चाहिए, क्या है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और ये सब चीजें आते हैं। तो बोले भैया एक बार शांति से बैठो, क्षमा मांग लो, तो आप फ्री हो गए। फ्री काय के लिए हो गए? आप अपनी प्रोग्रेस के लिए फ्री हो गए, आप अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए फ्री हो गए, है ना। और दूसरी चीज हीलिंग प्रोसेस, बिल्कुल बात हुई कि हीलिंग प्रोसेस हो सकती है। तीसरी चीज है कि आपके अंदर के जो गुस्सा है, आपके अंदर का जो द्वेष है, इससे आप ऊपर उठ जाओगे, तो यू राइज अबव दैट। और वो उठना बहुत जरूरी है। फिर पीस ऑफ माइंड है, शांति के लिए ये भी है कि अगर पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। आप पीस ऑफ माइंड नहीं है तो आप पिक्चर भी नहीं देख सकते, तो आप बड़े बड़े काम की तो छोड़ ही दीजिए। तो पीस ऑफ माइंड भी बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली ये हमारे अंदर जो विक्टिम मेंटालिटी होती है एक, उसको रिलीज करता है। जब हमारे पास विक्टिम मेंटालिटी होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम सोचते हैं कि यार देखो उसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा बुरा किया, वो मेरे बारे में क्या कहती है, और सास भी मेरी बुराई करती है और ननद भी मेरी बुराई करती है। अगर ये इस तरह की बातें अगर हम अपने आप से करते हुए समझे, सुन लें, तो ये ध्यान रहे कि हम विक्टिम मेंटालिटी में जा रहे हैं। और विक्टिम मेंटालिटी वाला जो व्यक्ति रहेगा वो अगेन बहुत दुखी रहेगा, और उसके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होने वाली। वो न तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, न फिजिकल, न कोई भी तरह से। तो विक्टिम मेंटालिटी से निकलना है। क्यों? क्योंकि विक्टिम क्या रहता है? विक्टिम इज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द विक्टर। जो सामने उसको सता रहा है उसके मर्सी पे रहता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे साथ खुद के साथ हिंसा हुई ना। तो विक्टिम मेंटालिटी से निकलना है तो क्षमा भाव जरूरी है। इसलिए ये सारे पॉइंट्स को देख करके ये समझ में आता है कि क्षमा दूसरे के लिए नहीं है। क्षमा बिल्कुल दूसरे के लिए नहीं है। फोकस भली उस समय दूसरा है, लेकिन फायदा सब अपना है। कंप्लीटली हमारा फायदा है, किधर से भी देख लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनके एक्शन को कंडोन कर दिया। इसका मतलब नहीं है कि तुमने मर्डर कर दिया, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया तो हमें मंजूर है तुम्हारा मर्डर करना। हमें मंजूर नहीं है, ये गलत है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्षमा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गांधी जी ने कहा था कि फॉरगिवनेस इज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो वही आदमी क्षमा कर सकता है जो वास्तव में करेज हो, जिसमें कि स्ट्रेंथ हो, और जो कि जिसके अंदर वो क्षमा करने की शक्ति हो। तो ये सारी चीजें थी। अब एक और चीज है कि ये जो अभी भाई साहब ने कही थी कि ये हम अपने आप को भी क्षमा कर सकते हैं। कैसे क्षमा कर सकते हैं? क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या है कि जैसे अब हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ क्या हुआ कि उनके किसी ने उनको शेयर मार्केट का भुलावा दे करके पैसे जमा करवा लिए और चंपत हो गया, उनके पूरे पैसे डूब गए। तो पैसे डूब गए, वो तो चंपत हो गया, उसको तो अपन पकड़ भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को ग्लानि से भरा हुआ है कि मैंने ऐसी उल्लू जैसी हरकत करी तो कैसे करी। हाँ, कि मैंने इस तरह की गलती तो करी तो कैसे करी, वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा है। दूसरे आदमी की तो बात ही छोड़ दी कि मैं किस तरह से भुलावे में आ गया, और ऐसा कोई करता है कि अनजान व्यक्ति को पैसे दे दिए। तो यहाँ पे हमें यहाँ अपने आप को क्षमा करना है कि सामने वाले को हम सामने वाले ने मेरा बुरा किया और मैंने उसको मेरा बुरा करने दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ अपने आप से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमारे साथ हुआ है कि छोटी छोटी चीजों में हमें किसी ने बेवकूफ बनाया, कोई चीज हमारा नुकसान कर दिया। हमारे यहाँ भी आदमी आया था, वर्कर आया था घर पे,
वो गलत सलत तरीके से टाइल्स लगा के चला गया और वो मेरे छत में रेसा होने लगा, पानी का अंदर पेट खराब हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। अब मैं अपने आप से क्षमा नहीं कर पा रहा था पहले कि मैंने किस तरह से नए आदमी पे भरोसा किया, मैंने क्यों नहीं उस चीज को ठीक से सुपरवाइज किया, और मैं किस तरह से अभी बारिश में परेशान होता रहा हूँ। इसके लिए यहाँ मुझे अपने आप को क्षमा करने की जरूरत है। और फिर फाइनली ये है कि क्षमा हमारे लिए बहुत हेल्दी है। ये तो देखा है कि जब तक हीलिंग नहीं होगी तो क्षमा के बगैर तो हीलिंग हो ही नहीं सकती। तो हेल्दी रहना है हमें हर तरह से, तो उसके लिए क्षमा जरूरी है। और फाइनली आज हम सब जने क्या है, आध्यात्मिक रूप तरफ से अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही है। हमारे आत्मा का हमारे इस लाइफ का मकसद क्या है? हमारे इस लाइफ का मकसद ये है कि हमारी आत्मा का आध्यात्मिक रूप में विकास हो। वो अपने आप में जहाँ उसको जिस तरह से उसको डेवलप होना है वो होना जरूरी है ना, तो वो बगैर क्षमा के नहीं हो सकता। तो कुल मिला के हर तरफ से देखें तो फोकस आपके ही ऊपर आता है, क्षमा बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर विकास की से क्या होगा? तो ये एक सिंपल सा एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कि ये किसी ने बनाया, और मैप ऑफ कॉन्शियसनेस पर सिंपल सा एक तरीका है दिखाने के लिए कि क्या हम एक लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जब रहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, और जैसे जैसे हम अपने कॉन्शियसनेस लेवल को ऊपर उठाते जाते हैं तो हमारे अंदर भाव कैसे चेंज होते जाते हैं, और हम किस तरह से हमारी डेवलपमेंट, हमारा आध्यात्मिक डेवलपमेंट और हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इवन हमारा मेंटल डेवलपमेंट और इवन डेवलपमेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड अमेजिंग होता है। जैसे आप देखेंगे कि नीचे नीचे क्या है, गिल्ट है, शेम है, एपैथी है, मतलब इस तरह के लोअर इमोशन है जहाँ की व्यक्ति अपने आप में ही डूबा हुआ है, दलदल में डूबा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, डिप्रेशन में है। उसके स्कोरिंग दिए हैं पर स्कोरिंग पे अपन अभी नहीं जाएंगे, बट वहां पे जब वो डूबा हुआ है तो उसका एटीट्यूड क्या रहेगा, होपलेस रहेगा, मिजरेबल रहेगा, ट्रैजिक रहेगा। तो वो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सकता है, सोचने की बात है। अपना नुकसान न करे और जीवन निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये हम बढ़ते हैं ऊपर तो एक न्यूट्रलिटी पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि हम लोगों को ट्रस्ट करने लगे और हम अपने आप को भी ट्रस्ट करने लगते हैं, और फिर हम आगे अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। बट और अपन ऊपर जाएं, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय। जॉय इज लाइक 514 ऑन द स्केल। जॉय मतलब टोटल आनंद की स्थिति में यदि आप आ जाएं तो आपका व्यू ऑफ लाइफ कंप्लीटनेस का रहेगा, आपको कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं लगेगी, कोई भी पल इनकम्प्लीट नहीं लगेगा, और आप कंप्लीटली सेरेनिटी यानी कि जॉय और पीस से भरे रहेंगे। वैसी कंडीशन में आपका एग्जिस्टेंस, आपका बीइंगनेस ब्यूटीफुल है ना। और यदि आप उन लकी लोगों में से हैं जो कि जिन्होंने अपना इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है हर एक तरह से, अपने कर्मों का निजरा करके और क्षमावाणी करके और हर तरह से अपने आप को फ्री कर लिया है, तो आप पीस की तरफ बढ़ते हैं और एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वहां पर इमोशनल स्टेट इनएफेबल है, मतलब इनएफेबल मतलब कि एब्सोल्युटली स्टिल है, इमोशनल स्टेज में अप एंड डाउन नहीं होता है, एक लेवल पे आपका मेंटेन रहता है चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। तो ये हमें अगर इस लैडर पे ऊपर चढ़ना है तो क्षमा बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ हम क्षमा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और फिर एक ऑस्कर वाइल्ड ने बहुत लाइट वे में कहा था, और ये मेरे को लगा कि यहाँ पे इसको भी मेंशन करना चाहिए कि अपने दुश्मनों को क्षमा जरूर करो, इससे वो इतने चिढ़ जाएंगे कितना मजा आएगा। तो खैर ये बात है, मस्ती की बात है, उसने करी थी। एनी केस, तो ये हमारी कंप्लीट बात हो गई क्षमा के बारे में। इसके अब दूसरी चीज जो हम बात करेंगे वो है कर्म सिद्धांत की। तो कर्म सिद्धांत में हम लोगों ने जो एक निष्कर्ष निकाल के, ये निष्कर्ष अगर मैं 4 लाइन में बताऊं तो कर्म सिद्धांत का निष्कर्ष है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपका कर्मों का फल है। यदि कोई आदमी आपके साथ अच्छा कर रहा है तो वो कर्मों का फल है आपका, और आपके साथ कोई चीज बुरी हो रही है तो वो भी कर्मों का फल है। तो आज के तारीख में जो भी आपके साथ होता है तो कर्म का फल है। अब अच्छी चीजों के बारे में किसी को परेशानी नहीं है, तो उसमें कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे क्या होता है, जहाँ की कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जहाँ 2 लोगों में तू में हो गई, या किसी ने आपका बुरा कर दिया,
और या आपने किसी का बुरा कर दिया उसके गुस्से में आकर के, कुछ भी हुआ, तो वो भी अपने कर्मों का ही उदय हुआ ना। तो अब चूंकि वो कर्मों का उदय हुआ है, तो हम ये कहें कि भाई ये कर्मों का उदय तो हुआ है, लेकिन हम ये कहें कि नहीं, तो हम ये कहें कि इसके लिए वो जिम्मेदार है, तो गलत हो जाएगा ना। तो जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हम जिम्मेदार हैं। निमित्त कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, और उस पूरे प्रकरण में हम भी कुछ कहते हैं, वो भी कुछ कहते हैं, हम भी कुछ करते हैं, वो भी कुछ करते हैं। तो यदि हम टोटली उस चीज को बोले कि नहीं, हमारे साथ जो भी बुरा हुआ इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, वो तो एक निमित्त था, वो एक प्रकृति ने या इस कॉन्शियसनेस ने या भगवान ने या ईश्वर ने उसे भेजा था, ये चीज को इस कर्म के उदय के लिए गया था कि भाई ये कर्म के उदय से ये आपको इस तरह की सिचुएशन आएगी। अब यहाँ पे यदि हम उसको बोले कि तुम जिम्मेदार हो, तो ये वैसी बात नहीं हो गई कि हाँ कोई बैड न्यूज लेके आया तो हम बोले तुम जिम्मेदार हो, कि भैया देखो भैया वहां पे तो एक चोरी हो गई, तो वो चोरी की तो न्यूज दे रहा है ना, वो तो चोरी तो नहीं कर रहा है। तो हम बोले अरे तुमने चोरी की बात करी, चलो इसको बंद कर दो, इसको जेल में डाल दो। तो दिस इज लाइक शूटिंग द मैसेंजर बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि बेरर ऑफ बैड न्यूज को दोष दे रहे हैं। वो नहीं हो सकता ना, वो तो निमित्त है। तो अल्टीमेटली अब ऐसे कंडीशन में हम ने यदि उसको दोष दिया या हमने उसको जज किया, जो करते ही हैं अपन कई बार भूल जाते हैं ये, तो तो जब हम उसको जज करते हैं, तो जज करने के बाद में फिर हमें क्षमा करना जरूरी है ना, क्षमा मांगना जरूरी है ना, कि हमने ये गलती करी है। तो क्षमा हम सिर्फ इसलिए मांगते हैं यहाँ पे कि हमने कर्म सिद्धांत को समझा नहीं उस वक्त, और हमने टोटल दोष सामने वाले को दिया या और किसी सिचुएशन को दिया, हमसे बाहर की कोई चीज को दिया, कि देखो भाई वहां तो भीड़ बहुत थी तो हमारा काम नहीं हो पाया। भले हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिया, लेकिन हमने उस भीड़ को दिया। तो जहां हमने अपने अंदर से बाहर जाकर के किसी भी चीज को दोष देने की कोशिश करते हैं, तो वहां हमने जजमेंट किया, रॉन्ग जजमेंट किया है, और बिल्कुल भी वो इसका मतलब है कि हम कर्म सिद्धांत को समझे नहीं है। तो यदि हम इसीलिए जैसे ही हमें इस चीज का भान हो जाए कि कर्म सिद्धांत ये के हिसाब से ये तो सिर्फ हमारे कर्मों का उदय हो रहा था, इसमें सामने वाले की सिचुएशन की, देश की, समाज की, किसी की कोई गलती नहीं, तो हमें तुरंत उसी समय हाथ जोड़ के हमारी गलती को अपने आप से मानना है और क्षमा भाव रखना है। तो अब हमें ये कर्म सिद्धांत के साथ में जब हम क्षमा भाव को जोड़ते हैं, तो अब क्या चीज आगे आती है? तो जो चीज आगे आती है, जिसे कि हमने रेडिकल फॉरगिवनेस के नाम से सुना हुआ है, उसको हम अब यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो दो तरह की फॉरगिवनेस होती है। तो पहला स्टेज क्या होता है फॉरगिवनेस में, कि पहला स्टेज में क्या होता है कि जो आपके साथ हुआ वो टेल द स्टोरी वाला है, कि अब यहाँ पे हम ये प्रोसेस भी बता रहे हैं कि कैसे होती है स्टेज में, और करना कैसे है इसको भी साथ साथ ही लेके चल रहे हैं। तो पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, अपने आप से, ये आपने देखा होगा कि अपने साथ कुछ हुआ तो हम जाकर के तुरंत अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास, अपने मम्मी जी के पास, कहीं भी जाके अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तो ये दुखड़ा सुनाने वाले को जो स्टेज है, इसको हम स्टेज 1 बोलते हैं, टेल द स्टोरी। तो यदि कोई ना हो तो आप अपने आप को दुखड़ा सुनाएं, मतलब एक कॉपी किताब ले लें और पेन ले लें और लिख लें कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम लेना है, ये नहीं है कि उसने ऐसा बुरा किया, ये बुरा एडजेक्टिव कुछ भी यूज नहीं करना है। हमने करना है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे ये किया, वो मेरे पैसे लेके भाग गया, या फिर मैं भीड़ में गया तो भीड़ में मेरा पर्स गुम गया, जो भी हुआ उसको अपने को डिस्क्राइब करना है, स्टोरी को डिस्क्राइब करना है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, सिंपल है। सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे कि हमें अपनी फीलिंग्स को टोटली फील करने की जरूरत है। क्या होता है कि यदि हमारी फीलिंग्स को हमने फील नहीं किया, तो फीलिंग्स अनएक्सप्रेस्ड हो जाती है और फीलिंग्स रिप्रेस हो जाती है।
और रिप्रेस्ड फीलिंग्स ही सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, जो कि आपको फंसाए रखती है एक ऐसे सिचुएशन में जहां से कोई एस्केप नहीं है। चाहे 10 लोग आपको कंसोल कर लें, चाहे आपको अच्छे से अच्छा काम उसके बाद भी हो जाए, लेकिन जो पुरानी जो नेगेटिव फीलिंग्स अगर आपने कंप्लीटली फील नहीं करी है तो वो फंसी रहेगी कहीं ना कहीं। तो शांति से बैठें अपने आप में और उस फीलिंग को कंप्लीटली फील करें कि मुझे कैसा लग रहा है। यदि मेरा कोई पैसा लेके भाग गया है, मुझे कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अब क्या होगा, मेरे साथ तो बहुत बड़ा बुरा हुआ, मुझे तो इतना बड़ा लॉस हुआ है, मेरी गाड़ी पसीने की कमाई थी, सो ऑन सो फोर्थ। जो भी आपको फीलिंग लग रही है उसको फील करें। यहाँ पे एक एक ध्यान दें कि फीलिंग्स पे ध्यान दें, जजमेंट नहीं करना है। उस फीलिंग्स का जजमेंट नहीं करना है कि अरे ये तो आसमान टूट गया। नहीं जी, आसमान कहाँ टूटा है? आप कह रहे हो आसमान टूटा है। आपको तो ये कहना है कि भाई ये हुआ है मेरे साथ। उसको डिफाइन नहीं करना है कि वो मेरे लिए क्या मीन करता है। जब हम फीलिंग्स को मीनिंग देने लगते हैं ना, तो मामला एकदम पटरी से उतर जाता है। फिर उसको पटरी पे चढ़ाना बहुत परेशानी होती है। तो हमें उसको सिर्फ फील करना है विदाउट एनी जजमेंट, और कंप्लीटली फील करना है। कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, कितनी बुरी लग रही हो, आंसू आ रहे हो आंखों से, कोई दिक्कत नहीं, दहाड़ मार मार के रो, कोई बात नहीं, हाँ, पर उसको करो। यहाँ पे ये डिफरेंस आता है पेन वर्सेस सफरिंग। भाई पेन तो आप एस्केप नहीं कर सकते पेन से। कोई भी चीज आपके साथ बुरी हुई है तो वो पेन तो आपको फील होगा, उससे आप एस्केप नहीं कर सकते। सफरिंग क्या होती है? सफरिंग क्या होती है कि एक बार पेन हुआ और हमने उसके ऊपर बहुत सारी कहानियां गढ़ दी कि अब क्या होगा, मेरा तो जिंदगी बर्बाद है, अब मैं क्या करूंगा, आगे क्या होगा, मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसा वैसा। जिस तरह से हमने उसको उसके ऊपर एक के ऊपर मुहावरे लगा दिए और एक के ऊपर एक एडजेक्टिव्स लगा दिए और उसको डिफाइन कर रहे हैं हम अपने बड़े फिल्मी तरीके से या फिर बहुत ही विजुअल तरीके से, तो वहां सफरिंग शुरू हो जाती है। तो वो सफरिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपने पेन को फील करना है, क्योंकि जो चीज आपने फील कर ली पूरी तरह से, तो प्रकृति का नेचर है, नेचर ये कहेगा कि ये चीज हील हो जाती है, वो हील होएगी, 100% हील होएगी। आपने देखा होगा कई बार कि आपको चोट लग गई तो उस समय जब चोट लगती है तो कुछ फील नहीं होता है, पर उसके बाद में दर्द होने लगता है उस चोट के ऊपर। और दर्द होने लगता है तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को बोलते हैं भैया तू टॉफी खा ले, देख कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, उसको 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 डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें उस पेन को कंप्लीटली उस समय फील करना है कि हाँ मुझे यहाँ चोट लगी है और यहाँ मुझे कंप्लीटली दर्द हो रहा है, इसको कंप्लीटली फील करना है। यदि ये बहुत कॉमन है कि बच्चा आता है स्कूल से कि देखो वो व्यक्ति ने मेरी कॉपी फाड़ दी भाई, तो वो अगर वो, और हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं नई कॉपी ला देंगे, चिंता मत कर, ऐसा है वैसा, इसको हम चिपका देते हैं, ये है वो है, उसके ऊपर लीपा पोती करके हील करने की कोशिश करते हैं। पर यदि हम उसके साथ बैठ जाएं 5 मिनट के लिए, बोले तेरे को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, टेल मी, उसको बोलने दो उसको क्या बुरा लग रहा है, उसको कंप्लीटली खाली हो जाने दो, तो आप देखोगे बड़े चमत्कारिक है कि 10 मिनट बाद वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा और खेलने कूदने लगेगा, उसको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं था, और वो खुद ही कहेगा आपसे कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको अभी चिपका लेता हूँ और आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि उसको कॉपी हाथ में नहीं आया उसके। तो इस तरह से फीलिंग को एक्सप्रेस करना और फीलिंग को फील करना बहुत जरूरी है, तभी हीलिंग हो सकती है। तो ये सेकंड स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कहानी तो हमने कह दी, लेकिन कहानी से जुड़ी हुई फीलिंग्स को कंप्लीटली फील कर लिया। अब जो थर्ड स्टेज है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, इसको हम कोलैप्सिंग द स्टोरी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम फिर कहते हैं कि ठीक है, तुमसे गलती हुई, तुमने मेरी कॉपी फाड़ी, तुम मेरे पैसे लेके भाग गए, कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते, ठीक है। तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं, और क्षमा भाव के अलग अलग तरीके लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे
कि कोलैप्सिंग द स्टोरी में इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इमोशनल कलर जजमेंट नहीं करना है सामने वाले के ऊपर। तू तो चोर है लेकिन फिर भी मैंने तुझे क्षमा किया, ऐसा नहीं कहना है ना? हमें कोई जजमेंट पास नहीं करना है, क्योंकि अब उस व्यक्ति का धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम हो रहा है हमारी कहानी में। हमारी कहानी जब आगे बढ़ रही है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, टुवर्ड्स फ्रीडम, टुवर्ड्स एवरीथिंग, तो उस व्यक्ति का अब इंपॉर्टेंस खत्म होने लगा। वो तो निमित्त था, आया, अब निमित्त को एग्जिट कराना है। निमित्त को कैसे एग्जिट कराना है कि हमें इमोशनल कलर जजमेंट नहीं करना है। हमें ये नहीं कहना है कि तूने तो इतना नीच काम किया है कि कोई क्षमा नहीं कर सकता, फिर भी मैं क्षमा करूं। नहीं नहीं नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई एस्पर्शन भी नहीं। एस्पर्शन मतलब लांछन नहीं लगाना है कि मुझे मालूम था कि तुम इस तरह के लोग हो, लेकिन फिर भी अब मैंने ये काम कराया और अब मैं कुछ क्षमा करता हूँ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमें उस व्यक्ति के ऊपर क्षमा भाव की तरफ शुरू हो जाना है। इसमें ये इंटरेस्टिंग एक हेल्प मिलती है यदि आपने अपने आप को उसके शूज में रख के देख लिया कि अगर मैं उसके शूज में होता तो मैं क्या करता। कि भाई मेरी गाड़ी उसके गाड़ी से भिड़ गई, तो सामने वाले ने मुझे इतनी गालियां दे दी, इसके लिए अब ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने इसको क्षमा कर रहे हैं। फिर हम ये सोचते हैं 2 मिनट की यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं भी क्या कुछ बुरा भला तो कहता। तो इससे क्या होता है कि वो क्षमा करना और ईजी हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हो सकता है कंपैशन भी आ जाए। तो इस तरफ भी हम बढ़ जाते हैं और इस तरह से क्षमा शुरू हो जाती है और क्षमा कर देते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल क्षमा का एक सीक्वेंस हमने जाना है। हाँ, जो हमने कहा ना 2 तरह की क्षमा होती है। एक है रेगुलर फॉरगिवनेस यानी कि नॉर्मल फॉरगिवनेस, यानी कि जो भी बोलो तो उसमें ये हुआ कि हमने अपनी कहानी सुना ली, हमने अपनी फीलिंग जो भी बुरा लगा वो किया, फील किया और फिर हमने जाके सामने वाले को क्षमा किया। ठीक, पर यहाँ पे इजी नहीं होता है इसमें कई बार क्षमा करना, और क्षमा करने में इजी नहीं होता है क्योंकि हमारा ईगो सामने आ जाता है। तो हमें ये लगता है कि यार गलती तो सामने वाले ने करी है, मैं क्षमा करूं तो कैसे करूं। और 4 लोग और देख रहे हैं तो बोलते हैं यार ये मुझे कमजोर समझेंगे। ये बात भी हुई अभी अपने डिस्कशन में कि मुझे कमजोर समझेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कमजोर समझेंगे या स्कूल में कमजोर समझेंगे, तो क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ परेशानी कर रही है, हमारे ईगो में जाके परेशानी कर रही है। इसीलिए जो रेगुलर फॉरगिवनेस है, जो रन ऑफ द मिल फॉरगिवनेस है, जिसको कि हम नॉर्मल फॉरगिवनेस बोलते हैं, ऑर्डिनरी फॉरगिवनेस है, ये काम नहीं करती। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है और इसका बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट नहीं होता है। तो अब हम क्या करते हैं, 3rd स्टेज के बाद हम 4th स्टेज पे जाएंगे जहां की हम रेडिकल फॉरगिवनेस पे चले जाएंगे। और रेडिकल फॉरगिवनेस में क्या होने वाला है, ये तो कन्वेंशनल फॉरगिवनेस थी कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था और मैंने तुमको क्षमा किया। ये है क्षमा जो नॉर्मली सब जगह होती है। अब हम आते हैं स्टेज 4 में जिसमें कि हम स्टोरी को रीफ्रेम करेंगे। ये पूरी की पूरी स्टोरी अब रीफ्रेम होने वाली है। वो कैसे होगी कि हम ये करेंगे, पॉसिबिलिटी ये रखेंगे कि कुछ भी गलत तो नहीं हुआ था। कैसे गलत नहीं हुआ था, मेरे कर्म थे, मेरे कर्मों का उदय हो रहा था, वो व्यक्ति निमित्त था, वो सिचुएशन निमित्त थी, कुछ भी था, वो होना था, वो हुआ। गलत तो बोल ही नहीं सकते हम, है ना। तो गलत तो हुआ ही नहीं। अब पहली बात तो गलत नहीं हुआ, तो दूसरी चीज क्या हुआ कि ये चीज जो हुई है इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे भाव उठे हैं, हमारे अंदर सोच निकली है, हमारे अंदर डीपर थॉट निकला है। हमें ये पता चला है कि हमें एक शांति की तरफ जाना बहुत जरूरी है, हमें अपने अहंकार को छोड़ना जरूरी है। जब तक वो नहीं हुआ था तब तक हमको लगता था अरे अहंकार से रहो, क्या मजे की जिंदगी है, क्या करना है। लेकिन नहीं, यहाँ पे जब ये ऐसा हो गया तो हमें समझ में आ गया कि हायर सेल्फ हमारा बार बार कचोट रहा है, कि हायर सेल्फ कह रहा है कि अपने अंदर के अहंकार को निकालो, अपने अंदर के राग द्वेष को निकालो। कैसे निकालना है, तो हायर सेल्फ ही ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप करता है जिसमें कि आप मजबूर हो जाते हो सोचने के लिए सारी चीजें कि अब क्या करें। हो सकता है कि सिचुएशन आपके हायर सेल्फ ने, यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, किसी ने निमित्त करी है ताकि आपका डेवलपमेंट हो और आप उस कॉन्शियसनेस की लैडर के ऊपर चले जाओ, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखी। तो कोई ना कोई रीजन है,
या तो कर्म का रीजन है कि ये काम ऐसा हुआ, या फिर कोई हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट था सामने वाले के साथ पहले का, जो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए वो आया और मेरा पैसा चोरी करके चला गया। तो कुछ ना कुछ तो था, पर और ये हायर ही पर्पस था, एंड ऑल दिस वाज देयर फॉर योर ओन गुड, ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। तो ये एक कैटलिस्ट है जिससे कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। तो हम फिर से जाते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। जब कुछ भी गलत नहीं हुआ तो दोषी भी कोई नहीं है, तो वो पूरा का पूरा निमित्त की तो डिसअपियर हो गया, वो निमित्त कहीं नहीं रहा। अब थिंग्स डू नॉट हैपन टू अस बट फॉर अस, ये एक रिफ्रेम करना है कि मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, मेरे लिए हुआ है ये जो हुआ है। और उसको बुरा कहना, अच्छा कहना भी गलत हो जाएगा। जो भी कुछ हुआ है वो मेरे लिए हुआ है। तो अगर हमें ये सारी चीजें अब समझ में आने लग जाए, तो ये फोर्थ स्टेज में हम जाकर के कहेंगे कि एवरीथिंग हैपेंड इन परफेक्शन। जो भी कुछ हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। द वर्ल्ड इज परफेक्ट, दैट मोमेंट इज परफेक्ट, इज ऑल फॉर माई ओन डेवलपमेंट, माई ओन गुड, और मेरे ही प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक क्राइसिस से जब हम निकलते हैं, उस क्राइसिस में बहुत परेशानियां होती है। अब शायद मैंने अपने ग्रुप में ही सुना था किसी ने कि भाई किसी को वो नहीं मिल रहा था, एक अफसर बहुत परेशान कर रहा था, उसको परमिट नहीं दे रहे थे या उसका कुछ वो काम रुका पड़ा था। तो वो वहां पे उस व्यक्ति ने नाम भूल रहा अपने किसी मेंबर का था, तो वो व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने आप से बात करी, अपने आप को क्षमा भाव में लाए, और बिल्कुल भी अपने अंदर से उसने सारी नेगेटिव फीलिंग जब क्लियर कर ली। तो पहले बहुत गुस्सा आ रहा था, पहले बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि अफसर मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है और ये घूस चाहता है क्या, तो मैं घूस तो नहीं दूंगी। उन्होंने इतना यहाँ तक बोला, फिर उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया, बोले ये व्यक्ति परफेक्ट है, ये व्यक्ति मेरा दोस्त है, ये व्यक्ति मेरा काम करेगा। और जब वो धीरे धीरे उन्होंने उसको क्षमा कर दिया कंप्लीटली, और दूसरे दिन जाएगा काम उसने फटाक से कर दिया। तो ये चीज आप देखेंगे बार बार होती जाएगी। जब तक आप अपने अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इमीडिएटली, ऑलमोस्ट लाइक मैजिक। ये होता ही है, होता ही है। तो और बड़ा मजा आता है देखने में कि हो कैसे गया, लेकिन होता है। लेकिन तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर जो भी कुछ हो रहा है, सॉरी हमारे बाहर जो कुछ हो रहा है, वो हमारे परफेक्शन में हो रहा है, क्योंकि उससे अल्टीमेटली भला हमारा ही होने वाला है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि हमें स्टेप्स समझ में आ रही है। अब ये स्टेप को समझने के लिए अब अपने को इसको क्रियान्वयन में लाना रहेगा कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। क्योंकि जैसे निशा जी बार बार मुझे कहती है कि आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बहुत जाते हो, तो वो सही बात है कि कोई चीज पढ़ी तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग का दिमाग चलता है कि ये आज हमने इतना समय निकाला, आधा पौन घंटा, तो इसका क्या फायदा हो। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये हम सबसे पहले उन चीजों में हम अप्लाई करें जो हमारी वास्तव में जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां लग रही है आज। चाहे वो किसी एम्प्लॉयर को लेकर के हो, चाहे किसी रिलेटिव को लेकर के हो, चाहे किसी स्पाउस को लेकर के हो, चाहे किसी बच्चे को लेकर के हो, दोस्त को लेकर के हो, वहां पे इसको एम्प्लॉय करें। क्योंकि वो जो चीज आपके दिलो दिमाग में छाई हुई है, वो चीज को एम्प्लॉय करना बहुत जरूरी है। अब उसमें एम्प्लॉय करने के लिए जरूरी है कि शांति से बैठें और शीट्स ऑफ पेपर लेकर के एक एक जो स्टेप है उसको लिखना है। खाली हमारे को दिमाग में रखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका दिमाग बहुत ही चतुर है। हमारा माइंड जो है ना, वो बहुत ही चतुर है। वो माइंड अभी इस चीज को बहुत अपोज कर रहा है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी हमारे साथ कुछ बुरा करे और हम जिम्मेदार नहीं, वो जिम्मेदार नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो आपका ईगो कर रहा है, वो आपका ईगो उसको रेसिस्ट कर रहा है। तो ईगो को बाईपास करने के लिए स्लो डाउन करना है माइंड को। माइंड को स्लो डाउन करने के लिए लिखना शुरू करो। सोचने से नहीं होगा, तो लिखना शुरू करो। और
लिखने के बाद में धीरे धीरे आप उसको पन्ना भरना है कि मुझे क्या फीलिंग है फर्स्ट पे, सेकंड में क्या फीलिंग है, पहले में क्या हुआ, सेकंड में क्या फीलिंग है, थर्ड में हमने उसको डिस्काउंट किया कि भाई ठीक है हमने तुमको क्षमा करते हैं, अगर हम तुम्हारे स्टेप में होते, अगर हम तुम्हारे जूतों में होते, हम तुम्हारी जगह होते तो हम क्या करते, वो थर्ड स्टेप में उसको भी लिखो। और चौथे पार्ट में लिखो कि इन सब चीज़ों से ये मेरे कर्मों का ये निमित्त है, मेरी आत्मा की पुकार है कि उनका डेवलपमेंट हो। ये सारी चीजें लिखना जरूरी है। और जब आप ये लिख लोगे तो आप देखोगे कि देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर जो रियल क्षमा है वो आएगी। और उसके बाद से आप उस व्यक्ति के सामने से निकलोगे, उस व्यक्ति से मिलोगे, और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके अंदर कोई द्वेष की भावना नहीं आएगी, कोई शर्म की भावना नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा। आपको तो लगेगा कि अरे एवरीथिंग इज परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी जो हमारी और निशा जी से जो बात हो रही थी कि 10 दिन की पूजा के बाद हम क्षमा वाणी के लिए क्यों जाते हैं, तो ये चीज यहाँ पे लिंक हो रही है कि वो 10 दिन की पूजा, 10 दिन की भक्ति के बाद हम उस हायर सेल्फ के पास पहुंच जाते हैं जहां से कि रेडिकल फॉरगिवनेस आ सकती है। तो ये 4th स्टेज की जो रेडिकल फॉरगिवनेस है वो हमारे हायर सेल्फ से आती है, एक ऐसे हायर सेल्फ से आती है जो कि बहुत ही वाइड है, जो बहुत ही डीप है, बहुत ही वाइज है, उसको सब कुछ मालूम है, और वहां से आती है। और वो उसको आने के लिए जरूरी है कि उसके सामने ईगो आके खड़ा ना हो जाए कि हम नहीं तुमको अलाउ करेंगे, तुम कहाँ से आ गए, ऐसा नहीं है। तो यदि आप देखोगे कि धीरे धीरे जो आपके 10 दिन की पूजा और अर्चना और उपवास और भक्ति के बाद आप देखना कि आपका ईगो कितना शांत हो जाता है। तो वो जब ईगो शांत हो जाता है, हायर सेल्फ से हम करीबी से बात कर सकते हैं, फिर एक्चुअल में क्षमा आती है। इसीलिए हायर सेल्फ को एक्सेस करना बहुत जरूरी है, और हायर सेल्फ को एक्सेस करने के लिए ही ये पूरी प्रोसेस हमने डिजाइन करी हुई है। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है जो कि अपन उन चीजों के लिए कर सकते हैं जो रियल हमारे इश्यूज हैं हमारे लाइफ में, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, पर यहाँ पे हम आपके लिए एक छोटी सी चीज डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे जो कि आप रोज यूज कर सकते हो हर एक छोटी छोटी चीज में। नेचुरली अब आप जा रहे हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया रास्ते में, तो आप थोड़ी वो लेके बैठ जाओगे कागज पहनना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पर उस चीजों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या कर सकते हैं, इसी का थोड़ा मॉडिफाइड रूप है। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि मैंने क्या क्रिएट किया है मेरे लिए। तो यदि हम गए केले के छिलके पे फिसल गए, और केले का छिलका हमारे साथी ने डाला हुआ है, फिसल गए, तो हम ये उसको दोष नहीं, हम बोलेंगे ये हमने अपने लिए क्या क्रिएट किया है। तो जो भी चीज हमारी क्रिएट हो रही है, अभी अपन ने पूरी बात कर ली कि ये हमारे कर्मों का फल है, हमारी आत्मा की पुकार है, हमारे बेनिफिट के लिए हो रहा है। तो जो भी कुछ आज हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो फटाक से बोलना है हमने अपने लिए क्या क्रिएट किया, हम केले के छिलके पे फिसल के गिर गए, ठीक। उसके बाद में दूसरा प्रश्न ये है कि हमने केले के छिलके पे गिर गए, तो हम तुरंत पलट के उसको बुरा भला तो कह ही देते हैं, बस सोचते नहीं है, एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे क्या है यार, क्या बदतमीजी, किसने फेंका यहाँ। हमने जजमेंट पास कर दिया, तुम बदतमीज हो, तुम केयरलेस हो। तो सेकंड पार्ट ये हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है, मैं जजमेंटल रहा लेकिन आई स्टिल लव माई सेल्फ। मतलब क्या कि हम स्टिल, हमारी वैल्यू है, हमारे अंदर जो हाईएस्ट सेल्फ है उसकी वैल्यू है। तो हमें अपने आप को डिस्काउंट नहीं करना है। तो हम अपने आप को वैल्यू करेंगे, हम लव करते हैं अपने आप को। तीसरा पॉइंट ऑब्वियसली ये है कि जो भी कुछ हुआ वो परफेक्ट था और मेरी मदद के लिए आया था पॉइंट, जहाँ से कि मेरे को उससे जो भी फायदा लेना है उस पॉइंट से मेरे को लेना है। और चौथा है कि आई चूज पीस, दैट इज अ फुल स्टॉप देयर, कि अब इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा, सोचूंगा नहीं, ये मामला खत्म हो गया और मैं शांति की तरफ बढ़ चुका हूँ। तो ये 4 पार्ट तो अब अपन 2 मिनट में कर सकते हैं, हर एक रोज के रोज। तो जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो ये 2 मिनट में ये 4 स्टेप कर ले तो हमारा मन शांत हो जाएगा, और हमें फोकस फिर से हमारे अंदर आ जाएगा, फोकस हमारे हायर सेल्फ की तरफ चला जाएगा और शांति हो जाएगी। तो ये आज कुछ बातें थी जो कि आज मैंने डिस्कस करने की सोची। तो अभी मैं यही रुकता हूँ, आप लोग बताएं। क्वेश्चन करे थे उनको अपना अपना आंसर मिला के
आप लोग बात अब एक क्वेश्चन जो किया गया था वो ये था कि सबके सामने माफी मांगने में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ना। अब ये क्लियर हो रहा है कि सबके सामने माफी मांगने में क्यों प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो माफी आपका ईगो मांग रहा था। पर यदि आपका हायर सेल्फ मांगेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी ना। हायर सेल्फ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हायर सेल्फ के लिए सब लोग एक हैं, हायर सेल्फ के लिए यूनिटी है, डुअलिटी है ही नहीं, हम सब एक हैं, एक ही यूनिवर्स है, तुम भी जय जिनेंद्र हैं, तो अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। तो हम जब इस लेवल पे जाकर के हम माफी मांगेंगे, इस जगह से मांगेंगे, तो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी। कहिए। कोई और अनिल जी साहब, मैं कुछ बोलूं कि जी 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 पवन जैन कोटा से। जी जी। क्षमा करना, क्षमा मांगना और क्षमा धारण करना, इन तीनों में क्या अंतर है? क्षमा मांगना, क्षमा करना और क्षमा धारण करना अपने में। देखिए ये भाव तो एक ही है। जब क्षमा धारण होगी तो शायद सारी हाँ, भाव तो एक ही है, उसके अलग अलग डेप्थ हैं तीनों के। अच्छा। हाँ, नहीं, कई तो बार ऐसा कहते हैं कि हम कौन होते हैं क्षमा करने वाले या क्षमा मांगने वाले? क्षमा धारण होना चाहिए अपने में। ये तो मेरे हिसाब से मुझे मुझे मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मेरे हिसाब से तो ये कुछ शब्दों का ही खेल है। ये देखें कि इन तीनों चीजों में फर्क करने से हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है जी। कोई और? हाँ पूछूं। जैसे कभी ऐसे होता है ना कि जैसे हमारे साथ किसी ने कुछ व्यवहार किया, फिर उन्होंने हमसे क्षमा मांग ली, हमने क्षमा कर दिया, मतलब हमने अपना ऑनेस्टली कर दिया, पूरा मन साफ किया, लेकिन फिर उन्होंने फिर वही व्यवहार किया, फिर क्षमा मांगी, फिर वही व्यवहार किया, तो बार बार में फिर हमें खींच सी होने लगती है। हम उस भाव से कैसे जीते? मतलब फिर बार बार हम उनको क्षमा करने वाली स्थिति में नहीं रह पाते हैं, मतलब वो स्थिरता हम कैसे लाएं? हाँ, नहीं बिल्कुल, आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आप ये चीज में एक चीज का 2 मिनट रुक के जवाब दीजिए कि वो बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ कुछ कारण हो सकता है क्या, जो कि जो कारण दिख नहीं रहा हमें, जो कारण एक हायर लेवल के ऐसा तो नहीं है कि प्रकृति या हायर सेल्फ या भगवान या कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट उससे बार बार ऐसा क्यों करवा रहा है। नहीं सोचा कभी इस तरह। तो ये हुआ कि जहां हमारी क्षमा हुई है वो क्षमा हाँ क्षमा नहीं हुई है, वो क्षमा हमारे ईगो से हुई है कि हाँ हाँ ठीक है तुमने क्षमा मांगी, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि फोकस अपने आप पे ले आओ कि हाँ उसके ऊपर बदलाव कि वो बार बार क्यों कर रहा है। हमारे अंदर लाओ कि हमारे अंदर हम क्षमा करते हैं फिर वो करता है, हम क्षमा करते हैं वो करता है। वो तब तक होता है जब हमारे अंदर खींच उठने लगती है। उस हाँ खींच पे फोकस करने की जरूरत है कि ये खींच कहाँ से उठ रही है। और जब हमारे अंदर खींच उठ रही है तो हम कौन से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से काम कर रहे हैं। जब सुपरफिशियली है। सुपरफिशियल है, एक लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से काम कर रहे हैं, हम ईगो से काम कर रहे हैं। हाँ तो यदि हम एक महापुरुष के लेवल पे होते कॉन्शियसनेस में और वो बार बार क्षमा मांगता, हम बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। हम यही कहते हैं ना, 10 बार करता तो हम 10 बार कहते हैं आप परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम उसको क्षमा करना चाहते हैं तो वास्तव में तहे दिल से और सहे हायर सेल्फ से, क्योंकि हमें ये मालूम है कि वो बार बार हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे कर्मों का उदय हो रहा है और वो कर्मों का उदय हमें उदय जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो आता रहेगा। और जब तो तक हमारे अगर अंदर से हम उस चीज को हील नहीं करेंगे, हमारे अंदर की वो जो भी सिचुएशन है, वो खींच कहाँ से आ रही है, वो पोर्शन को जब तक हम हील नहीं करेंगे वो आता रहेगा। वो नहीं आएगा तो कोई और आएगा या कोई और उसी तरह की सिचुएशन होगी। अगर सिचुएशन ऐसी हो कि मतलब जैसे कोई हमको बार बार धोखा देता है, मतलब जी कोई हमारा फायदा उठाता है किसी जी भी टर्म में, जी। है ना, तो अगर हम फिर हम सतर्क होने और क्षमा करने में कैसे अंतर रखें?
हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, अपनी बचाव करना तो आपका कर्तव्य है कि कोई आपके ऊपर हिंसा ना कर पाए हाँ, किसी भी तरह से। वो आपका अपना बचाव करना है इन द सेंस कि आपको अपने हिसाब से बच के चलना है। अगर 2 गुंडे जा रहे हैं कहीं और हम बोले नहीं था, हम तो उनके बीच में से जाएँगे, हम उनको घूरते हुए जाएँगे, तो आप अपने आप से गलत कर रहे हो। नहीं परिस्थिति ठीक है ना? ऐसी होती है नहीं, कि सुनो ना मेरी बात समझो, सामने मैं समझ रहा हूँ। सॉरी तो सॉरी हाँ तो हमें अपना बचाव तो करना है, ठीक है? अब आपका अगला का क्या क्वेश्चन था? कि मतलब सामने वाला तो हमारे पास अपना एक मकसद लेके आता है ना? हुँ, और हम वो पूर्ति नहीं होती तो वो नाराज़गी और उसका फिर गलत व्यवहार होता है हुँ, ना? हुँ। अब अगर हम वो उसकी पूर्ति करते हैं तो हमें समझ आ रहा है कि वो हमारा फ़ायदा ले रहा है ना? तो अब हम सतर्क होने और उसको क्षमा करने में संतुलन कैसे बनाएँ? कि अगर हम खुद का बचाव करेंगे तो वो नाराज़ होगा क्योंकि उसकी मंशा की पूर्ति नहीं हुई, तो फिर उसका गलत व्यवहार होगा और अगर हम क्षमा ऐसी रखें कि ठीक है, मतलब वो तो गलत हुआ ना कि हम जान रहे हैं कि अगर हमें गलत करेगा, लेकिन हमने उसके प्रति मन अपना शांत रखा, तो वो फिर वो बैलेंस मुझे नहीं समझ में आता कैसे करना है? अपने अंदर एक तरह की जो डिस्क्वाइट होती है, हमारे अंदर की उथल-पुथल होती है, हमारे अंदर एक एंग्ज़ायटी होती है जब वो हमारे पास आता है। तो हाँ, वो एंग्ज़ायटी ही एक ट्रिगर है, वो एंग्ज़ायटी ही एक आपके लिए एक ट्रिगर है कि मुझे इस पे काम करने की ज़रूरत है। कि देखिए, क्या है कि वो आके आपकी जान तो नहीं ले लेगा, ठीक है ना? वो हाँ, आके आपको कोई फ़िज़िकल प हार्म तो नहीं पहुँचा रहा है। हाँ, वो आपको कुछ भी नहीं कर रहा है। वो आके कुछ भी बोल रहा है, तो वो उसका उसका कर्म है। हमारे अंदर एंग्ज़ायटी नहीं हो, ये हम पे काम करना है और हमारे अंदर एंग्ज़ायटी हो रही है, तो वो उस एंग्ज़ायटी को ट्रिगर करने के लिए आ रहा है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके अंदर ये तरह की जो भावना आ रही है, इस भावना पे यदि आपको काम करना है और इस भावना को हील करना है। तो अगर हम उस वक़्त फिर से मैं देख रहा हूँ, उसी वक़्त हमारे अंदर हम अपने एंग्ज़ायटी को हील करें या हमारी ये जो 4 स्टेप प्रोसेस में आप चले गए, वो चला गया, उसके बाद आप 4 स्टेप प्रोसेस में गए और आपने ये देखा कि मैंने इस तरह से देखा कि ये मेरी इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आया था, मेरे अंदर ट्रिगर करके गया है, इस ट्रिगर को मेरे को हील करना है। इसके पहले आपने फीलिंग पूरी फ़ील कर ली, सब कुछ कर लिया और फिर आपने उस चीज़ को समझ लिया और उसको क्षमा किया रेडिकल फॉरगिवनेस के थ्रू। तो दूसरे दिन से आएगा ही नहीं। ये मैं बहुत बोल्डली कह रहा हूँ लेकिन वो नहीं आएगा। क्योंकि वो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है एक यूनिवर्स में, एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है जो कि सब चीज़ों पे नज़र रखता है, कि कहाँ क्या होने वाला है, वो उस इंटेलिजेंस और अल्टीमेट इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। तो मेरी ये अच्छा, रिक्वेस्ट है इस ग्रुप से आज, कि इस चीज़ को प्रैक्टिस करके आएँ और महीने भर बाद या 15 दिन बाद रिपोर्ट करें, कि क्या डिफरेंसेस आए हैं। क्या डिफरेंसेस आए हैं आपके लाइफ में कि एक व्यक्ति था जो कि आपको परेशान कर कर के परेशान हो गया और वो व्यक्ति चला गया आपकी लाइफ से, शांत हो गया, दोस्ती कर ली उसने। ऐसा हुआ है क्या? करके देखिए और मेरे को बताइए। हम उतनी डेप्थ तक जा ही नहीं पाते, वो ट्रिगर मतलब 2 बार, 3 बार, कौन 3 रोक रहा है अटेम्प्ट के आपको बाद अपनी दोस्त तक जाने के लिए? आपका ईगो रोक रहा है, बस आप ईगो को हाँ, काबू में करो। हमारी ही हाँ, हमारी फॉरगिवनेस वो बिल्कुल डेप्थ तक नहीं थी, कहीं तो वो सुपरफिशियल ही थी। तो मुझे पूछना है कि जैसे कई बार क्या होता है, गलती नहीं होती खुद की, लेकिन लोग आपको ब्लेम कर देते हैं कि जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो क्या होता है, हम बात न बढ़ाने के लिए सॉरी मांग लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारी गलती हो गई, जबकि गलती थी नहीं। जी। अब उस टाइम तो हमने बात बढ़ना बढ़े इसलिए सॉरी मांग लिया। अब नेक्स्ट टाइम वापस जैसे कुछ भी हुआ, तो वो वापस से क्या बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही होता है जो होता है सब कुछ। तो अब उस टाइम में क्या होता है, हमने तो क्षमा मांग ली कि भाई बात बात नहीं बढ़ानी थी। अब नेक्स्ट टाइम पे तो ईगो हर्ट होगा ही ना कि हम गलती करते ही नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो भोला इंसान होता है ना, उसको सब ऐसे मतलब समझते हैं कि इसको तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक पॉइंट के बाद हम भी कब तक माफी मांगे, मतलब एक इंसान भी परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर उसके बाद अब जैसे इंसान वो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो वो क्या सोचता है कि शायद मेरे कर्म ही ऐसे हैं कि जिनकी वजह से लोग मुझे कुछ भी बोल के चले जाते हैं। हाँ। तो
उस सिचुएशन में जैसे हर चीज कर्म से लिंक्ड है, कि अब जैसे ऐसे नहीं बोलते कि कईयों के कर्म बहुत ऊंचे होते हैं तो वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, लाइक बॉसी नेचर टाइप। तो अब बोले क्या, मतलब वो जो ये भोला इंसान है वो क्या करे फिर इसमें? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही क्यूट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। मतलब देखिए क्या है, 2-3 चीजें हैं। पहली बात ये है कि वो व्यक्ति आपको आके बुरा भला कह रहा है कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, और हम सॉरी बोल रहे हैं। हम क्यों सॉरी बोल रहे हैं? हाँ, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऑब्वियसली ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि हमें उस चीज को हैंडल कैसे करना है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये कि हमें किस बात की सॉरी सॉरी बोलना चाहते हैं हम? हाँ, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम सॉरी क्यों बोले? तो यदि हम सॉरी बोल रहे हैं तो मतलब हम उस समय उस चीज की लिपापोती करके उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं ताकि ये चला जाए यहाँ से। हाँ, तो जो भी है, तो अल्टीमेटली हम अपने आप से तो वो कर रहे हैं ना, डिसऑनेस्ट हो रहे हैं कि हमने जब गलती नहीं करी है फिर भी हम उसको सॉरी बोल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो कोई ना कुछ तो डिसऑनेस्टी हो रही है। मतलब हम मान रहे हैं कि हमने गलती करी जबकि हमने किया ही नहीं। भाई ये यहाँ 2 बिस्किट रखे थे, ये कौन खा गया ये? तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, तुम ही ने खाए होंगे और आप सॉरी बोल दो। किस बात की सॉरी बोल रहे हो? तो अल्टीमेटली वो चीज पे अपने को काम अलग से करना पड़ेगा कि वहां पे हमें सॉरी नहीं कह के और क्या करना चाहिए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। वो वहां भी जाऊंगा नहीं मैं, नहीं तो वो लंबा डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। तो हमें कभी भी अपने आप का हायर सेल्फ और हमारे खुद के सेल्फ के साथ विश्वासघात नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैं पर्सनल मेरा जो सोचना है कि यदि हमने कोई काम, कोई हम पे इल्जाम लगा रहा है कि तुमने ये किया ये किया ये किया ये किया, और तो हम बस उस सिचुएशन को सामंजस्य बनाने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है साहब मैंने किया है और इसके लिए सॉरी। तो वो चीज एक्चुअली में ठीक है, खेल खेल में बोल दो तो वहां तक सही है कि हाँ सबको पता जाएगा कि ये मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर अपने को घुटन होने लगेगी कि यार ये क्या है यार, मैं बार बार कॉम्प्रोमाइज करके अपने ऊपर क्यों ले रहा हूँ उसको। तो उसको अवॉइड करना है। तो अगेन वो हाउ टू डू दैट वो अपन किसी और सेशन में करें, तो वो नहीं करना है। अब दूसरी चीज ये कि फेटलिस्टिकली अब कहना है अरे हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि हमारे सब बोलते रहते हैं, ये भी एक ये भी एक अपने आप से एक झूठ बोलने वाली बात होगी कि हमारे कर्म ही ऐसे इसलिए सब बोलते रहते हैं। क्योंकि हम ये जो स्टेटमेंट है वो कैसे कह रहे हैं, हम विक्टिम के स्टेट में जाके कह रहे हैं। अब मेरे साथ क्या होने वाला, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं यार, कभी ठीक ही नहीं होता है, हर एक एग्जाम में फेल हो जाती हूँ, या ये एक ना एक जगह क्वेश्चन फंस जाता है और वो फिर क्वेश्चन की वजह से परेशानी हो जाती है, या बॉस हमेशा मुझे ही बोलता है। तो यू आर इन ए विक्टिम स्टेट। विक्टिम स्टेट में जाकर कर्म को दोष देना इज नॉट गोइंग टू वर्क। हमें जाना है हमारे ट्रू स्टेट में, हमारे हायर सेल्फ के थ्रू, जो कि हायर सेल्फ में अल्टीमेट करेज है, अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट रिसोर्सेस हैं। वहां से हमें अपने कर्म को बड़े प्यार से देखना है, हाँ ये मेरे कर्मों का उदय हो सकता है, और फिर वहां से फॉरगिवनेस पे जाओ। और फॉरगिवनेस पे जाने के बाद में आप देखोगे कि कर्मों का उदय बड़े प्रेम से होएगा, कोई वहां पे कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल एक्सटर्नल दोनों नहीं होनी चाहिए। तो वो समय निकल जाएगा, और समय निकलने के बाद आपको इतना हल्का लगेगा, आपको इतना फ्रीडम लगेगी कि आप हर कुछ चीज करने को तैयार हो जाओगे। बट विक्टिम स्टेट में जाके ये काम नहीं कर सकते। ठीक है प्रतिदि? जी जी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो अभी कोई नहीं, हम लोग एक और सेशन डॉक्टर अनिल के साथ अपन हम करेंगे। तब तक आप लोग अपना अपना काम कर सकते हो इस पर। उसका डेट हम अनाउंस कर देंगे। अभी थोड़ा सा संडे कर रहे हैं, बट प्री बायजे इवेंट अभी 17 तारीख को सैटरडे करना है, उसके बाद देखेंगे। और बायजे भी बहुत पास में आ गया, सो उसके बाद बट उसके पहले कर लेंगे। तो एक और बड़ा हम लोग किसी संडे को करने का वो मन है, तो वो कर लेंगे। ठीक है, डॉक्टर अनिल आपकी परमिशन से 2 चीजें मैं बोल रही हूँ यहाँ नहीं पे आप ऐड आराम कर। से, बिल्कुल। मैं तो हाँ, सोच रहा हूँ कि तो राहुल तो ड्रॉप हो गए हैं और नेहा है,
तो मेरा कहना ये था कि एक तो पहली बात तो हम इस पूरी प्रोसेस को समझ लें। ये हमने इसलिए करी क्योंकि हम लोग पिछले 5 दिनों से महाराज जी का क्षमा वाणी का प्रवचन ही पूरा पढ़ रहे थे और उसकी खूब डिटेलिंग करके सबका मन वो हो गया था और बात करते करते बहुत सारी चीजें निकल करके आई। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस सेशन को उसका ऑडियो तो अभी नहीं है, तो वो गुरुवाणी पुस्तक का लास्ट वाला सब लोग पढ़ लें, तो जरूर से पढ़ लें। अब उसमें बहुत सारे आंसर हैं जो नेहा हमने कहा था। एक आपका पूरा आंसर डॉक्टर अनिल ने दे दिया, लेकिन वो जो बच्चे फील करते हैं उसमें कुछ कुछ चीजों को महाराज जी ने वहां पे सुनाया हुआ है कि बहुत जल्दी ना करें किसी के पास जाकर के क्षमा मांगने की, क्योंकि वो हम प्रोसेस बना लेते हैं और बहुत उत्तम क्षमा या क्षमा करने के लिए कह देते हैं। तो उसका भी महाराज जी ने बहुत सिस्टमेटिक सिलसिलेवार ढंग से कहा है कि एक हम मजाक उड़ाते हैं कि अपने अपने से क्षमा मांग ली तो क्या हुआ, उसका भी बहुत अच्छा आंसर है। और किसी से भी क्षमा मांगने की अभी जल्दी मत करिए। सो वो सब चीजें हैं उसमें, तो अपन उसको एक बार सब लोग पढ़ लेंगे तो आप दोनों का आंसर उसमें कवर हो रहा है। और प्रतीति हमारी बहुत पक्की, कर्म सिद्धांत पढ़ करके पक्की हो गई। सो प्रतीति फिर से आप अपना उसी में रिव्यू करना, तो और भी बहुत सारे आंसर हमको वहां पे मिल जाते हैं। तो ये दो चीजें मुझे ऐड करना था बस, ठीक है। तो किसी और का वो नहीं हो तो हम लोग रुके, मैत्री भाव करें। जी दीदी।